हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में सॉल्यूशंस के अंदर हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड स्टडी किया था, और साथ ही साथ एक रूल हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड स्टडी किया था जिसको हमने नाम दिया हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ हमने स्टडी किया था। आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो ध्यान रखिए, लिक्विड सॉल्यूशन हमने इसके पहले क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड में स्टडी किया है। लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड होता है। हियर द सॉल्वेंट इज़ लिक्विड, और जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूट आपको मिलेगा सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। तो हम यहाँ पर जो है लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर वेपर प्रेशर जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर जो है किसको कहते हैं। तो ध्यान रखिए, जब कभी हम कोई वोलाटाइल लिक्विड लेते हैं, जनरली वोलाटाइल लिक्विड किसको कहते हैं? द लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट इज़ बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कोई सा भी लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा उसको हम नाम देंगे वोलाटाइल लिक्विड। तो इस वोलाटाइल लिक्विड को आप जो है किसी कंटेनर के अंदर रखिए तो उसका जो है एवाप्रेशन स्टार्ट होगा। आप क्या कीजिए, उस कंटेनर को जो है क्लोज़ कर दीजिए। तो जो वेपर जो है उसमें से एवापरेट हो रहे हैं वो वापस से जो है कंडेंस होकर जो है फिर से बल्क ऑफ द लिक्विड के अंदर जो है ड्रॉप होंगे, और इस तरह से एक स्टेट आएगी जहाँ पर लिक्विड और वेपर स्टेट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है अटेंड करेंगे। तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो वेपर प्रेशर्स का जो प्रेशर होगा वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर, दैट प्रेशर इज़ कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पर हम जो है सोल्यूशन जब बनाते हैं लिक्विड सोल्यूशन, तो इसके अंदर जो है वेपर प्रेशर की कंडीशन जो है क्या होती है, और उसके अंदर जो है सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है उस मोल फ्रैक्शन के ऊपर से वेपर प्रेशर की जो है क्या रिलेशन होती है, वो आज हम इस टॉपिक के अंदर जो स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम जो सोल्यूशन बनाएंगे वो होगा बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन के अंदर हम यहाँ पर जो है ये चीज़ स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, लिक्विड सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन में क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट जो यहाँ पर मैंने आपको बताया लिक्विड होगा जिसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और दूसरा कंपोनेंट जो है सॉलिड, लिक्विड या गैस में से कुछ भी हो सकता है जिसको हम सॉल्यूट का नाम देंगे। तो इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस में लिक्विड सॉल्यूशंस को जो है पहले स्टडी करेंगे। दैट मीन्स सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा और सॉल्यूट भी लिक्विड होगा। तो यहाँ पे आप जो है कोई सा भी एक सॉल्यूशन कंसिडर कीजिए। तो हम यहाँ पर जो है दो कंपोनेंट जो होंगे उन दोनों कंपोनेंट्स को हम कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 का नाम देते हैं। इस तरह से हमारे पास जो है इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड जो है सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो हम उसके दोनों कंपोनेंट को जो है यहाँ पर लेबल करते हैं कंपोनेंट नंबर 1 एंड कंपोनेंट नंबर 2, और इसको जो है हम एक क्लोज्ड वेसल के अंदर जो है रखते हैं। इस सॉल्यूशन को जिसके अंदर हमने ये दो कंपोनेंट्स को जो है मिक्स किया, इसको एक क्लोज्ड वेसल के अंदर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों ही कंपोनेंट को हम वोलाटाइल कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। तो दोनों जो है एक साथ जो है क्या होंगे? एवापरेट होंगे। दोनों के जो है वेपर्स बनना शुरू होंगे, और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होगा? वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज विल बी P total, and P1 and P2 are the partial pressures of the two components 1 and 2। तो ध्यान रखिए, आपके पास जो है P total जो होगा ये सॉल्यूशन का जो है प्रेशर होगा, और P1 जो है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, और P2 हम इसमें कंसिडर करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। तो इस तरह से हमारे पास जो है तीन प्रेशर्स आएंगे। एक प्रेशर जो होगा पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर होगा जिसको हम P टोटल कहेंगे, और एक पार्शियल प्रेशर होगा जिसको हम P1 कहेंगे जो कि कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर होगा, और दूसरा पार्शियल प्रेशर P2 होगा जो कंपोनेंट नंबर 2 का पार्शियल प्रेशर होगा। और इसी तरह से हम इस सॉल्यूशन के अंदर जो दो कंपोनेंट्स हैं इनके मोल फ्रैक्शंस कंसीडर करते हैं। तो कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन हम x1 कंसीडर करेंगे, और कंपोनेंट नंबर 2 का जो है मोल फ्रैक्शन हम x2 से जो है लेबल करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर
सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन आता है। तो थोड़ी देर के लिए आप कंपोनेंट 1 को सॉल्वेंट कंसिडर कीजिए जिसका मोल फ्रैक्शन होगा x1, और कंपोनेंट नंबर 2 को आप जो है सॉल्यूट कंसिडर कीजिए जिसका मोल फ्रैक्शन होगा x2। तो इस तरह से ये बाइनरी सोल्यूशन बनता है लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो यहाँ पर क्या होगा कि राउल्ट नाम का एक जो है साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट, तो उसने जो है एक वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड और साथ ही साथ जो उसके मोल फ्रैक्शन के बिटवीन जो है एक रूल जो है उसने डेवलप किया जिसका नाम दिया गया है राउल्ट्स लॉ। तो इसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, तो ये दोनों जो कंपोनेंट जो होंगे लिक्विड फॉर्म में होंगे और दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे। तो इसका एक जो रूल डेवलप होता है, फ्रेंच साइंटिस्ट ने ये रूल बनाया था जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। तो देखते हैं कि राउल्ट्स लॉ का जो स्टेटमेंट क्या हो सकता है। तो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, राउल डेवलप अ रूल और अ लॉ बिटवीन द शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट एंड देयर मोल फ्रैक्शंस। तो ये राउल्ट्स लॉ हमको क्या बताता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो P1 और P2 हमने दो कंपोनेंट्स लिए हैं, तो इन दोनों के कंपोनेंट्स का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 और इसी तरह से P2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। तो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। मीन्स आपके पास में यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्वेंट का जो उसी के मोल फ्रैक्शन के साथ में डायरेक्ट रिलेशन में है, इसी तरह से पार्शियल प्रेशर आपको जो है सॉल्यूट का मिलता है जो अपने ही मोल फ्रैक्शन के साथ जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है इसको लिखेंगे। आप प्रोपोर्शनलिटी साइन जब खत्म करते हैं तो जो एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्यूट या सॉल्वेंट है उसके साथ में इसका क्या रिलेशन होगा। तो लेट अस सी, P1 इज इक्वल टू P10 x1 एंड P2 इज इक्वल टू P20 x2। अब ध्यान से सुनिए, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसको हम P1 कह रहे हैं और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा P10। इसी तरह से सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट हमने जो है P2 से इंडिकेट किया है और P20 जो है ये प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है। तो इस तरह से यहाँ पे हम जो है राउल्ट्स लॉ को जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो P1 इज इक्वल टू P10 x1 और P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2। अब यहाँ पर आप देखिए कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को अगर हम देखते हैं तो P टोटल जो होता है वो सारे के सारे वेपर प्रेशर्स के सम के बराबर होता है। तो देखो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 सो मेनी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये डाल्टन्स थ्योरी के मुताबिक जो पार्शियल प्रेशर के ऊपर बेस्ड है तो उसमें टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ये सब के सब जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स के समेशन के बराबर होता है, जिसको हम P1 P2 P3 एंड सो ऑन जो है कंसिडर करेंगे। अब चूँकि हमारे पास जो है बाइनरी सोल्यूशन है जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट है तो हम यहाँ पर सिर्फ लेंगे P1 प्लस P2। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कीजिए तो आपको मिलेगा P टोटल इज इक्वल टू P10 x1 प्लस P20 x2। तो ये हमारे पास जो है ये रिलेशन आती है P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो है ये रिलेशन आती है। अब मैंने आपको इसके पहले बताया था कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। चाहे कितने भी मोल फ्रैक्शंस आप लीजिए, जितने भी कंपोनेंट्स आपके पास जो है सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो उन सब के मोल फ्रैक्शन का समेशन हमेशा 1 होता है। दैट मीन्स आप x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन दैट मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट है इसलिए हम लेंगे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं कि 1 माइनस x2 जो है इसमें देखते हैं, लुक हियर, तो हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। x1 की वैल्यू हमने लिया 1 माइनस x2 को आपने इधर लिया तो ये माइनस हो जाएगा। अब वो वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुट कीजिए तो देखिए क्या होगा, P टोटल इज इक्वल टू x1 की वैल्यू आप पुट कीजिए 1 माइनस x2
इंटू P10, ये आपके पास पहली वैल्यू हो गई 1 माइनस x2 इंटू P10 प्लस P20 इंटू x2। अब आप जो है इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के बाद जो है आपको जो वैल्यू मिलेगी P10 प्लस P टोटल इज इक्वल टू P10 प्लस P20। ये वैल्यू आपको मिलती है P10 प्लस P20 माइनस P10, P20 माइनस P10 इंटू x2। तो ये वैल्यू आपको जो है मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप देखोगे तो P20 माइनस P10, जब आप जो है ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हो तो ये रिलेशन आपके सामने आती है। तो ये जो है कंक्लूजन आपको इस राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन से, जो कि हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है इसको जो है मॉडिफाई किया है, तो टोटल प्रेशर जो है वहाँ पर आपको जो है इस रिलेशन के बराबर मिलता है। तो इस पर से हमको जो है कुछ कंक्लूजन्स मिलते हैं। वो कंक्लूजन क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला कंक्लूजन, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। तो आप यहाँ पर देखिए टोटल वेपर प्रेशर जो है वो x2 के बराबर जो है आपको दिख रहा है। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। तो आप देख रहे हो P टोटल जो है यहाँ पर x2 के बराबर जो है आपको मिलता है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट नंबर 2 पर जो है डिपेंड करता है। इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो ये कंपोनेंट नंबर 2 के ऊपर जो है मोल फ्रैक्शन पर जो है डिपेंड करता है। हमने यहाँ पर चूँकि x1 प्लस x2 लिया था और उसमें हमने x1 की वैल्यू 1 माइनस x2 लिया है, तो उसके हिसाब से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू या टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन की वैल्यू मिलती है, जो कि रिलेशन में होगी किसके साथ, किसी भी कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट के वेपर मोल फ्रैक्शन के साथ में जो है इसके जो है कंपेरिजन में आपको दिखेगी। तो ये पहला कंक्लूजन मिलता है, वेपर प्रेशर या टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। ये पहला जो है कंक्लूजन आ गया। दूसरा जो कंक्लूजन आपको मिलेगा दैट इज़ टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। तो ये जो आपको टोटल वेपर प्रेशर मिलता है वो जो है कंपोनेंट नंबर 2 के मोल फ्रैक्शन के हिसाब से लीनियरली वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्ट रिलेशन में आपको जो है मिलता है। थोड़ी देर के लिए आप अगर इस रिलेशन को जो है कांस्टेंट मान लें, जस्ट फॉर अ वाइल आपके समझने के लिए, अगर आप इसको जो है थोड़ी देर के लिए जो है कांस्टेंट मान लें तो P टोटल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। तो कंपोनेंट नंबर 2 के मोल फ्रैक्शन से जो है लीनियरली वेरी करता है। तीसरा कंक्लूजन जो होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर्स ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स 1 एंड 2, total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase of the mole fraction of the component number 1। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट नंबर 1 और 2 के हिसाब से टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन क्या होगा, ये डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा, किसके हिसाब से, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 के हिसाब से। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक ग्राफ मैं आपको बताता हूँ, इस ग्राफ से आप जो बहुत आसानी के साथ जो समझ लोगे। तो लेट अस सी, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि P10 जो है ये प्योर कंपोनेंट नंबर 1 का वेपर प्रेशर होगा, P20 जो है ये प्योर कंपोनेंट नंबर 2 का जो है वेपर प्रेशर होगा, और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर का जो है क्या रिलेशनशिप मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसको जो है कंसिडर करेंगे। x1 की वैल्यू जो है 1 कंसिडर करेंगे और इस पोजीशन पर जो है x2 की वैल्यू जो है 0 होगी, और यहाँ पर हम लेते हैं x2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू जो है 0 कंसिडर करते हैं। तो लुक हियर, इस पोजीशन पर मैं लेता हूँ P20 और इस पोजीशन पर मैं लेता हूँ P10। तो दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट नंबर 1 एंड दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट नंबर 2। तो ये रिलेशन आपको जो है मिलेगी। अब इसके हिसाब से देखिए कि हम यहाँ पर जो है मोल फ्रैक्शन कंसिडर करते हैं x2 की वैल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट नंबर 2 को जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ x2। तो इसके हिसाब से आप देखिए कि क्या होगा
कि जब आप यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इंक्रीज़ करोगे, कंपोनेंट नंबर 2 का जब कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर जो इंक्रीज़ होगा और वो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होते 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 फाइनली यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर आपने जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट नंबर 2 इंक्रीज़ किया है तो उसके हिसाब से वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट नंबर 2 इंक्रीज़ होगा और ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट नंबर 1 ये जो है डिक्रीज़ होगा और फाइनली आपको जो है ये ग्राफ मिलेगी। तो वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट नंबर 1 जो है डिक्रीज़ होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 1 जो है ये 0 हो गया और यहाँ पर जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 1 जो है ये हाईएस्ट पोजीशन है, दैट इज़ 1 है और इस लेवल पर जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 2 जो है 0 है। लेकिन आप यहाँ पर जो है इस पोजीशन से जो है कंपोनेंट नंबर 2 का जो है वेपर मोल फ्रैक्शन जब इंक्रीज़ करते हो तो उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से आपको ये जो है 2 लाइन्स मिलेगी जो कि ओरिजिन से जो है चलेगी। तो यहाँ पर आप जो है ये पार्शियल प्रेशर P1 कंसीडर करो और ये पार्शियल प्रेशर P2 कंसीडर करो और एक लाइन आपको यहाँ पर मिलेगी जो कि P टोटल की वैल्यू होगी, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो इस तरह से ये जो है पार्शियल प्रेशर्स का जो रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू द मोल फ्रैक्शन और ये कंपोनेंट नंबर 2 के मोल फ्रैक्शन पर जो है डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर आपको जो है 3 प्लॉट मिलेंगे। पहला प्लॉट जो होगा ये वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट नंबर 1 की मिलेगी। दूसरी जो लाइन होगी कंपोनेंट नंबर 2 की जो है ये वेपर प्रेशर की लाइन होगी और तीसरी जो लाइन होगी दैट इज़ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगी। तो 3 लाइंस आपको जो यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर जो मिलती है, इस प्लॉट के अंदर जो मिलती थी। ये बात जो खास तौर से ध्यान रखिए कि जिस वक्त कंपोनेंट नंबर 1 का मोल फ्रैक्शन सबसे हाईएस्ट था तो उसका वेपर प्रेशर उसका जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर भी हाईएस्ट था। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि कंपोनेंट नंबर 2 का जो है मोल फ्रैक्शन हाईएस्ट है तो वहाँ पर उसका वेपर प्रेशर भी जो है प्योर कंपोनेंट नंबर 2 का वेपर प्रेशर हाईएस्ट था। लेकिन आप देखिए कि इस डायरेक्शन में हम जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 2 इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होकर यहाँ पर पहुँचा और ऑटोमेटिकली जो है कंपोनेंट नंबर 2 का वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज़ हुआ। या अगर आप इधर से इसको स्टडी कीजिए, से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है इसको x1 के रिलेशन में अगर लेता हूँ तो ये ग्राफ जो एग्जैक्टली उल्टी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि कंपोनेंट नंबर 2 का वेपर प्रेशर अभी हाईएस्ट था लेकिन आपने जो है कंपोनेंट नंबर 1 का मोल फ्रैक्शन जब इंक्रीज़ किया तो वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट नंबर 2 जो है डिक्रीज़ हुआ लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 1 जो है ये इंक्रीज़ होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप पार्शियल वेपर प्रेशर्स की रिलेशन जो है मोल फ्रैक्शन के हिसाब से जो है पढ़ सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पर चूँकि जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर उसमें हमने कंपोनेंट नंबर 2 को कंसिडर किया, इसलिए यहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट नंबर 2 लिया जिसको हम x2 कह रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये जो ग्राफ हमको जो है नज़र आती है। और इसके अंदर ये बात ध्यान रखिए कि कंपोनेंट नंबर 1 का वेपर प्रेशर कंपोनेंट नंबर 2 के वेपर प्रेशर से जो है लेस है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है। दैट मीन यू कैन राइट हियर P10 इज़ लेस देन P20। तो इस तरह से यहाँ पर जो है किसी भी सोल्यूशन के अंदर अगर आप वोलेटाइल कंपोनेंट जब लेते हो लिक्विड सोल्यूशन में तो उसके अंदर जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है उस कंपोनेंट में से किसी भी एक के मोल फ्रैक्शन पर। तो यहाँ पर हमने कंपोनेंट नंबर 2 का जो है मोल फ्रैक्शन कंसिडर किया है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो है ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो है रिलेशनशिप मिलेगा। तो द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर इन इक्विलिब्रियम विद द सोल्यूशन इज़ डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर जो है ये कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर्स के ज़रिए से आपको मिलेगा। तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 जो है यहाँ पर आप ले सकते हो। तो ये उस सोल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा जिसको हम P1 और P2 से जो रिप्रेजेंट करें इन दोनों का समेशन जो है आपको टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जो शो करेगा। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अगर Y1 और Y2 जो आप कंसिडर करते हो मोल फ्रैक्शंस ऑफ द compounds 1 and 2 respectively in the vapor pressure, then Dalton's law of the partial pressure will be given as P1 is equal to Y1 into P total। डाल्टन्स लॉ के मुताबिक अगर यहाँ पर आप जो है Y1 और Y2 जो है मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स 1 and 2 कंसिडर करते हो तो आपको जो है इनके पार्शियल प्रेशर्स मिलेंगे। लुक हियर P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल
और इसी तरह से आपको मिलेगा P2 इज इक्वल टू Y2 इंटू पी टोटल। तो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो ये वैल्यू आपको जो है जनरली मिलती है, और इन सब को जो है जनरलाइज करके आप किसी भी एक के लिए जो कंसिडर करो तो आपको मिलेगा P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू पी टोटल, या सिंपली आप सबको इकट्ठा कर दो और जनरलाइज कर दो तो आपको मिलेगा P इज इक्वल टू Y इंटू पी टोटल। जनरलाइज करके आप जो है इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये चीज़ जो है आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप मिलती है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्ट्स लॉ को हम जो है स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ जो है अगर कंसिडर करें तो इसके अंदर जो है आपको क्या चीज़ मिलती है। तो लेट अस सी, अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स इन अ गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P10। आप यहाँ पर कंसिडर कीजिए P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P10, या दूसरा कंपोनेंट लीजिए आप P2 इज इक्वल टू x2 इंटू P20, वाट एवर आप कोई सा भी कंसिडर कीजिए। यहाँ पर हम जो है एक जनरलाइज करके लिखते हैं, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इंटू द प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। यहाँ पर जो ये पार्शियल प्रेशर जो मिलता है किसी कंपोनेंट का, ये सोल्यूशन के अंदर है, और ये जो प्रेशर आपको मिलता है उसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा वो, तो मोल फ्रैक्शन के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपको पार्शियल प्रेशर मिलेगा। ये आपको मिलता है राउल्ट्स लॉ की जो है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। तो इन द सोल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज वोलाटाइल। अगर आप जो है सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड कंसिडर करते हो तो दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट क्या होगा, वोलाटाइल होगा, एंड इट एग्जिस्ट as a gas, and we have already seen that its solubility is given by the Henry's law, और Henry's law के अकॉर्डिंग क्या होगा, P is equal to KH into X। P is equal to KH into X, जिसमें P होगा ये प्रेशर ऑफ द गैस है, X जो है मोल फ्रैक्शन हो गया, और KH जो है ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। एंड इफ़ वी कंपेयर द इक्वेशंस फॉर राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, it can be seen that the partial pressure of volatile component of a gas is directly proportional to its mole fraction। तो यहाँ पे सिंपली आप देखोगे partial pressure of any gas is directly proportional to its mole fraction। तो यहाँ पर आप देखिए ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट अगर आप हटा देते हो तो आपको P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X मिलता है। तो ये चीज़ जो है आपको हेनरीज लॉ के अंदर जो है मिलेगा। तो ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH डिफर्स फ्रॉम P10। तो आप यहाँ पर देखिए ये P10 की जो वैल्यू है वही चीज़ आपको यहाँ पर जो है हेनरीज लॉ मिलती है। तो अगर यहाँ पर भी आप इसको थोड़ी देर के लिए इसको कांस्टेंट मान लेते हो तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस राउल्ट्स लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ द हेनरीज लॉ। तो ये हेनरीज लॉ जो हमने डिस्क्राइब किया था इसके पहले, राउल्ट्स लॉ जो है उसी का जो है एक स्पेशल केस मिलता है, क्योंकि दोनों के अंदर आप देखिए कि सेम रिलेशनशिप जो है आपको मिलती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच KH बिकम्स इक्वल टू P10। तो यहाँ पर देखिए जो KH है वो P10 है। तो दोनों इक्वेशन को जब हम सामने रख के कंपेयर करते हैं तो दोनों का जो है फाइनल जो रिलेशन का आंसर जो आता है वो दोनों के अंदर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हेनरीज लॉ के अंदर भी यही चीज़ आपको मिलती है, और राउल्ट्स लॉ को भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर भी वही चीज़ मिलती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि राउल्ट्स लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, मतलब हेनरीज लॉ का जो है एक मॉडिफिकेशन आपको जो मिलेगा वो राउल्ट्स लॉ है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। दोनों लॉज जो है एक जैसा रिजल्ट जो है आपको शो करते हैं। अब देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स। अब इसके अंदर जो है आपको क्या रिलेशनशिप मिलेगी वो हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे। तो पहले आप जो है एक डायग्राम जो है कंसिडर कीजिए जिसमें हम जो है एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं। लुक हियर,
एक बीकर के अंदर जो है आप एक प्योर सॉल्वेंट लीजिए, से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जो है वाटर लिया है, दिस इज़ प्योर सॉल्वेंट, और इसको जो है आप जो है पैक कर दीजिए। एक गैस जार इसके ऊपर जो है, बेल जार जो है इसके ऊपर आप रख दीजिए, इसको आपने जो है पैक कर दिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सरफेस पर कुछ जो है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट हैं, और कुछ पार्टिकल जो है यहाँ पर इस जार के अंदर जो है एवापरेट होकर यहाँ पर जो है वेपर फेज में जो है प्रेजेंट है। तो सरफेस पर जो है ये पार्टिकल जो है ये क्या होंगे, एवापरेट होंगे, और वो यहाँ पर जो है आकर जमा होंगे। ये एक आपके पास में जो है प्योर सॉल्वेंट की जो है ये कंडीशन आपको मिलती है कि आपने एक बीकर के अंदर जो है प्योर सॉल्वेंट लिया और उसको आपने एक बेल जार के ज़रिए से जो है उसको पैक कर दिया। अब जो कुछ भी एवाप्रेशन होगा तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड जो एवापरेट होकर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं वो सब के सब जो है यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब इसके अंदर आप क्या कीजिए कि कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो है आप इसके अंदर मिक्स कीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, ग्लूकोज, या फिर आप जो है उसमें सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड, या फिर यूरिया, कोई सा भी जो है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट आप इसमें जो है सॉलिड मिलाइए। नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जैसे कि एग्ज़ाम्पल शुगर है, ग्लूकोज, या फिर सॉल्ट ले लो, या फिर यूरिया, इनमें से कुछ भी आप जो है सॉलिड इसके अंदर जो है मिलाइए। जब आप इस सॉल्वेंट के अंदर कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड आप मिक्स करते हो, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसके अंदर सॉल्ट मिला दिया, तो क्या होगा, अब यहाँ पर आपको जो है दूसरी कंडीशन जो मिलेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस बीकर के अंदर आपने जो है क्या किया, सॉल्ट मिला दिया, तो नाउ दिस बिकम्स अ सॉल्यूशन। अब ये जो है आपको मिलेगा सॉल्यूशन, अब ये बन गया सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पर जो है आपको फिर से इसको जो है पैक कर देना है बेल जार के ज़रिए से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्योर सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए थे वो अब यहाँ पर जो है बहुत थोड़े रहेंगे, लाइक दिस। तो इसके अंदर आप देखिए कि कुछ सरफेस के मॉलिक्यूल जो है मैं यहाँ पर जो शेडेड कर रहा हूँ, तो ये जो है आपको नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है सॉल्ट, तो कुछ सरफेस के मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर सॉल्ट के ज़रिए से जो है अपनी जगह जो है ऑक्यूपाई करेंगे। तो आप पहले देखोगे कि यहाँ पर जो है सरफेस पर जो मॉलिक्यूल थे वो सब के सब प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे। तो मोर नंबर ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल गेट एवापोरेटेड एंड गैदर्ड इन दिस एम्प्टी स्पेस। जबकि यहाँ पर आप देखोगे कि सरफेस पर अब सिर्फ प्योर सॉल्वेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो बहुत सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल गेट एवापोरेटेड फ्रॉम द सरफेस डिक्रीज़ होगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप देखोगे इसके कंपैरिजन में यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स है जो प्योर सॉल्वेंट के हैं वो जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं उनमें सिर्फ जो है प्योर सॉल्वेंट नहीं है, बल्कि उसके साथ में जो है सॉल्यूट के जो है, जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसके पार्टिकल भी मौजूद हैं। इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द प्योर सॉल्वेंट गेट एवापोरेटेड वो यहाँ पर जो है कम हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या समझ में आता है कि जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब मिक्स करते हो तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल गेट एवापोरेटेड ये डिक्रीज़ होगा, और उसकी वजह से जब नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ पर जो कम होंगे तो वेपर प्रेशर भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। कंसिक्वेंटली द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द सरफेस इज़ करस्पॉन्डिंगली रिड्यूस्ड। यहाँ पर जो सरफेस पर से जो है एवापोरेट होने वाले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, एंड दस द वेपर प्रेशर ऑल्सो रिड्यूसेस। तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर भी जो है कम होगा। तो इस पर से एक बात जो है, इस एक्सपेरिमेंट से एक बात हमको ये समझ में आती है कि सिर्फ आप अगर प्योर सॉल्वेंट लेते हो तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि सरफेस पर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि आप उसी के अंदर जो है कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड जब मिलाते हो तो ये सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। अब सोल्यूशन के अंदर जब सरफेस
के मॉलिक्यूल्स आप ऑब्जर्व करोगे तो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, बल्कि वहाँ पर आपको नॉन वोलेटाइल सॉलिड जिसको हम सॉल्यूट करें उसके भी मॉलिक्यूल्स होंगे। और इस तरह से यहाँ पर जो है नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो इस्केप हो रहे हैं सरफेस से वो कम हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर जो है कम हो जाएगा। तो द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर of the solvent depend on the quantity of the non-volatile solute present in the solution। तो ये वेपर प्रेशर जो है डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो है आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो है कितना मिलाया है। तो नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर जो है इसका वेपर प्रेशर जो है डिपेंड करता है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट से तो ये आपको समझ में आ गई बात कि जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिक्स करते हो तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होता है। ये बात अच्छी तरह से आप जो है नोटिस कीजिए। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि चाहे सॉलिड का नेचर कुछ भी हो, जैसे कि आपने यहाँ पर जो सॉलिड लिया है इसमें कुछ जो है मॉलिकुलर सॉलिड्स भी है, कुछ आयोनिक सॉलिड्स भी है, वाट एवर इसमें भी चाहे उसका नेचर कुछ भी हो, लेकिन डेफिनेटली जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उससे कम वेपर प्रेशर आपको जो है सॉल्यूशन का मिलेगा। तो यहाँ पे हमने लेबल किया दिस इज़ द सॉल्यूशन एंड दिस इज़ प्योर सॉल्वेंट। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ये बात जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1 mole of sucrose to 1 kilogram of water is nearly similar to that produced by adding 1 mole of urea to same quantity of water at the same temperature। तो यहाँ पर आप चाहे ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में से कोई सा भी सॉलिड आप मिलाइए, यहाँ पर जो है वेपर प्रेशर डिक्रीज़ ही होने वाला है। नेचर चाहे सॉलिड का कुछ भी हो, चाहे आपने शुगर लिया हो, साल्ट लिया हो, यूरिया लिया हो, कोई सा भी मॉलिक्यूल आप यहाँ पर 1 मोल जो है 1 किलोग्राम वाटर में मिक्स कीजिए, वेपर प्रेशर डेफिनेटली डिक्रीज़ होगा। ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड एज for any solution the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। जैसा कि हमने अभी इसके पहले भी बताया आपको, हेनरीज लॉ के साथ में भी कंपेयर करके बताया कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का उसके मोल फ्रैक्शन जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन अ बाइनरी सोल्यूशन लेट अस डिनोट सॉल्वेंट बाय 1 एंड सॉल्यूट बाय 2। तो यहाँ पर हम जब बाइनरी सॉल्यूशन जो कंसिडर करेंगे तो सॉल्वेंट को आप जो है 1 कंसिडर कीजिए और सॉल्यूट को जो है आप 2 कंसिडर कीजिए। जस्ट हम इसको क्या कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं। तो ये बात जो है ध्यान रखिए, सॉल्वेंट को आप जो है 1 कहिए और सॉल्यूट को आप जो है 2 कंसिडर कीजिए। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। तो एक कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कंसीडर करें जिसको लेबल 1 किया है, दूसरे कंपोनेंट को हम सॉल्यूट कंसीडर करें जिसको हमने लेबल 2 किया है। अब इसके बाद यह क्या करना है कि व्हेन द सॉल्यूट इज़ नॉन वोलेटाइल ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज एंड कंट्रीब्यूट टू द वेपर प्रेशर। ये बात जो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो सॉल्वेंट है ये वोलेटाइल आपने लिया और सॉल्यूट जो है आपने लिया है नॉन वोलेटाइल। चूँकि सॉल्यूट जो है यहाँ पर जो है सॉलिड लिया हमने तो डेफिनेटली ये नॉन वोलेटाइल है और इसका मतलब ये होगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अबव 100 डिग्री सेल्सियस है। और ये सॉल्वेंट आपने वोलेटाइल कंसीडर किया है और ये लिक्विड है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस है। जब ये सोल्यूशन बनेगा और वेपर प्रेशर जब फॉर्म होगा तो वेपर जब इसके बनेंगे तो सिर्फ किसके होंगे, सॉल्वेंट के वेपर बनेंगे। तो इसलिए जब आप इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर काउंट करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन करते हुए आपको नज़र आएंगे। ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट इनटू द वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर हम जो है P1 कंसिडर कर रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट और X1 जो है हम इसका जो है मोल फ्रैक्शन कंसिडर करते हैं। तो देखिए P1 जो है इसका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, और इसी तरह से X1 जो है हम इसका मोल फ्रैक्शन कंसिडर कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, हम लेबलिंग कौन कौन सी कर रहे हैं।
वेपर प्रेशर हमने जो है P1 कंसीडर किया है सॉल्वेंट का, और X1 जो है मोल फ्रैक्शन कंसीडर किया है सॉल्वेंट का। और इसी तरह से P10 बी द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर स्टेट, तो इसी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा P10। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ध्यान रखिए यहाँ पर जो P1 है ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर है, किसका? सॉल्वेंट का। सिंपली आप इसको पार्शियल वेपर प्रेशर कह सकते हो। और P10 जो है ये इसी सॉल्वेंट के प्योर स्टेट के अंदर जो है इसका वेपर प्रेशर होगा, और X1 जो है इसका मोल फ्रैक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हम लिखेंगे P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करो तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P10। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, partial pressure of the solvent in the solution is equal to the product of its mole fraction and the vapor pressure in its pure state। तो ये इसके बराबर होता है। तो the proportionality constant is equal to the vapor pressure of the solvent P10 in pure state। अब यहाँ पर आप एक प्लॉट बनाइए, एक ग्राफ जो है अगर आप इसकी प्लॉट करते हो तो इसमें देखिए क्या मिलेगा आपको। हम जो है देखते हैं किसके वर्सेस क्या लेना है। तो आप वेपर प्रेशर जो है y एक्सिस पर लीजिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट जो है आप x एक्सिस पर लीजिए। तो ये जो है X1 हो जाएगा x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर जो है आप लीजिए P1। दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस चीज़ को आप जब देखोगे तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्वेंट का इंक्रीज़ होगा, ये वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन आपको जो है मिलती है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट जो है आपको यहाँ पर मिलेगा इस स्टेज पर। तो यहाँ पर आपको मिलता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। तो इस जगह पर जो है मोल फ्रैक्शन जो है सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर होता है। तो यहाँ पर जो है आप इसको जो है 0 कंसीडर कीजिए और यहाँ पर आप इसको 1 कंसीडर कीजिए। तो X1 इज इक्वल टू 1 जब पहुँचता है तो उस जगह पर जो आपको वेपर प्रेशर मिलेगा वो हाईएस्ट होगा, और उस वक्त हम उसको नाम देंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। तो इस तरह से ये आपको जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ आपको मिलती है, एक प्लॉट मिलता है। तो द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट P10। तो ये प्लॉट जब हम बनाते हैं तो ये चीज़ हमको मिलती है। अब देखते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम जो किसको कहेंगे। व्हाट डज इट मीन बाय आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं, दो तरह के सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं। एक सॉल्यूशन होगा आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशंस के बीच में जो है डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर आप जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है मिला रहे हो। सिंपली आप दोनों को जो है बाइनरी सॉल्यूशन कंसिडर कीजिए जिसके अंदर आपको जो है 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो है डिफरेंस क्या होगा। तो लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। तो आप देखते हैं सबसे पहले what does it mean by ideal solution। so the solution which obey Raoult's law over the entire range of concentration are known as ideal solutions। ध्यान रखिए यहाँ पर हम जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली राउल्ट्स लॉ के अंदर मोल फ्रैक्शन आपको मिलता है, तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर हम यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो लिक्विड सॉल्यूशंस को हम जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो द सोल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर द रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज आइडियल सोल्यूशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स हम
इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन हम जो है कंसिडर कर रहे हैं एक्स के टर्म में। तो ऐसा सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को किसी भी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर, इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हम जो है इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो सोल्यूशन राउल्स लॉ के जो है ओबे करेगा, उस सोल्यूशन को हम नाम देंगे आइडियल सोल्यूशन। बस सिंपली जैसे कि आइडियल गैस हमने देखा था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि आइडियल गैस किसको कहते थे, द गैस विच ओबेज ऑल द गैस लॉज ओवर द टेम्परेचर एंड प्रेशर रेंजेस। तो ऐसे यहाँ पर भी जो है ऐसा सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करता है इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर, और यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेते हैं मोल फ्रैक्शन पर, तो ये सोल्यूशन हमको मिलेगा आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो द आइडियल सोल्यूशन हैव टू अदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, दो और इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें क्या होगा, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सोल्यूशन इज़ ज़ीरो एंड द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सिंग इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर जो आपको मिलेगी वो ज़ीरो होगी, और इसी तरह से चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो भी मिक्सर का जो है ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा मिक्स एच, ये जो है आइडियल सोल्यूशन की दो प्रॉपर्टी है, डेल्टा मिक्स एच इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा मिक्स वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दो प्रॉपर्टीज़ भी आपको यहाँ पर जो है ज़ीरो मिलेगी। तो डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट ये ज़ीरो होगी, और इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ द मिक्सिंग इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो ये दो चीज़ें आपको जो है ये आइडियल सोल्यूशन की मिलेगी। तो 3 पॉइंट्स आप यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन में जो है डिस्क्राइब कर सकते हो। एक तो ये है कि ये आइडियल सोल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि ये ओबे करता है एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्स लॉ को, और दूसरी ये दो प्रॉपर्टी आप लेकर आइडियल सोल्यूशन को जो है डिफाइन कर सकते हो। इट मीन्स दैट नो हीट इज़ एब्सॉर्ब और इवॉल्व व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। जब आइडियल सोल्यूशन बनेगा तो कोई हीट ना तो इवॉल्व होगी ना ही एब्सॉर्ब होगी। ये खास बात आपको जो है ध्यान रखना है, इस पर से आपको जो है ये बात समझ में आती है कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट ये हमेशा ज़ीरो होती है। तो नाइदर हीट इज़ इवॉल्व नॉर हीट इज़ एब्सॉर्ब, तो ये चीज़ आपको जो है मिलेगी। ठीक है, एट मॉलिकुलर लेवल ideal behavior of the solutions can be explained by considering two components A and B। दो कंपोनेंट यहाँ पर हम जो है कंसिडर करेंगे A और B, कैपिटल A और कैपिटल B से आप इसको जो है लेबल कीजिए। तो इन प्योर कंपोनेंट द इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस विल बी ऑफ टाइप AA एंड BB। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब सोल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है तो आपके पास दो कंपोनेंट है A और B, तो इनके अंदर जो इंटरएक्टिव फोर्सेस होगी, तो प्योर कंपोनेंट्स के अंदर आपको एक फोर्स मिलेगी बिटवीन AA एंड बिटवीन BB। दो कंपोनेंट्स आपने लिया है तो कंपोनेंट A के बीच में आपको इंटरएक्टिव फोर्सेस मिलेगी, कंपोनेंट B के अंदर भी आपको इंटरएक्टिव फोर्सेस मिलेगी। जब सोल्यूशन बनता है तो एक नई टाइप जो है फोर्सेस यहाँ पर जब बनेगी, एंड दैट टाइप ऑफ फोर्स इज AB। यानी कि आपके पास जो है कंपोनेंट A और कंपोनेंट B के बीच में एक जो है नई इंटरएक्टिव फोर्स जो है क्रिएट होगी। तो AB टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल आल्सो बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो 3 टाइप के इंटरेक्शंस आपको मिलते हैं, जिसमें पहली इंटरेक्शन पहले कंपोनेंट के अंदर, दूसरी इंटरएक्टिव फोर्सेस आपको जो है दूसरे कंपोनेंट के अंदर मिलेगी, और तीसरी इंटरएक्टिव फोर्सेस इन दोनों कंपोनेंट के बीच में होगी, जिसको आप AB टाइप से जो इंडिकेट करोगे। तो इफ़ द कंपोनेंट is having if the solution is having these 3 types of interactions, तो यहाँ पर क्या होगी, attractive forces between AA and BB are nearly equal to those between A and B। AA और BB की जो इंटरएक्टिव फोर्सेस है वो AB के बीच की होनी चाहिए, इसके जो है नियरली इक्वल टू होनी चाहिए। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो इंटर अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस या इंटर एक्टिव फोर्सेस बिटवीन AA एंड BB आर नियरली इक्वल टू दोज ऑफ AB, है ना। A और B के बीच में जो फोर्सेस होती है वो ये दोनों फोर्सेस जो है बराबर होगी। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। तो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो ये जब चीज़ आपको मिलेगी जिसमें ये तीनों फोर्सेस नियरली इक्वल होगी,
उस वक्त जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन को हम नाम देंगे आइडियल सोल्यूशन। अ परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन इज़ रेयर बट सम ऑफ द सोल्यूशंस आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर। एकदम परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन तो मिलना मुश्किल है या बनना मुश्किल है, लेकिन कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नियरली आइडियल बिहेवियर के करीब होते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, इसी तरह से ब्रोमोमीथेन एंड क्लोरोईथेन, बेंजीन एंड टॉलिन एट्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। कौन कौन से हैं? पहला एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का सॉल्यूशन, ये जो है आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। दूसरा ब्रोमो इथेन और क्लोरोईथेन, ये दो कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता है। इसी तरह से तीसरा बेंजीन एंड टॉलिन, दे आर फॉल इनटू दिस कैटेगरी दैट इज़ नथिंग बट द आइडियल सॉल्यूशन। तो ये चीज़ जो आपको ध्यान रखना है। अगर ये फोर्सेस का डिफरेंस बढ़ जाता है या अगर ये फोर्सेस आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है तो फिर सोल्यूशन आइडियल नहीं बनेगा। ये बात जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। अब चलिए देखते हैं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन किसको कहेंगे। लेट अस सी व्हाट डज इट मीन बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि व्हेन अ सोल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन then it is called as non ideal solution। ध्यान रखिए यहाँ पर हम लिखेंगे not obey Raoult's law over entire range of concentration। कॉन्सेंट्रेशन के एंटायर रेंज पर अगर कोई सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है तो उस सोल्यूशन को हम नाम देंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये बात जो अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ ईच ऑफ सच अ सोल्यूशन इज़ आइदर हाइयर और लोअर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पर जो है वेपर प्रेशर जो होगा, जो कंपोनेंट्स का होगा, वो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से जो है डिफरेंट जो हो सकता है। ये बात जो है ध्यान रखना है। तो द वेपर प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन इज़ आइदर हाइयर और लोअर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ। तो इट इज़ इफ़ इट इज़ हाइयर, अगर ये वेपर प्रेशर जो है ज़्यादा होता है तो द सोल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एंड इफ़ इट इज़ लोअर इट शोज़ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हम जो प्रेडिक्ट करते हैं, अगर वो प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा हुआ तो हम कहेंगे कि वो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और अगर उसका वेपर प्रेशर लोअर हुआ, जो कि हमने कैलकुलेट किया है, प्रेडिक्ट किया है, तो उस सोल्यूशन को हम नाम देंगे इट एग्जिबिट्स नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो द प्लॉट्स ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ such solution as a function of mole fraction for such solution is shown in the given figure number 2.5। आप अपनी बुक में देखिए जो फिगर नंबर 2.5 जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, ये वाली यहाँ पर जो है आपको मिलता है x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 1, और ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, और ये पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट हम यहाँ पर जो है x1 कंसिडर करते हैं। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर जो है 0 है और x1 की वैल्यू यहाँ पर जो है 1 है। तो ये ग्राफ से जो है आपको जो है समझ में आता है कि सोल्यूशन जो आइडियल है कि नॉन आइडियल है, और इसके हिसाब से आपको पॉजिटिव या निगेटिव अगर जो है इस तरह से जो है कुछ ऊपर से ग्राफ में आपको मिलती है तो आप इसको जो है पॉजिटिव डेविएशन कहिए। वेपर प्रेशर अगर नॉर्मल लाइन से ऊपर की तरफ आपको मिलता है, हाइयर मिलता है, तो इसको आप नाम दीजिए पॉजिटिव डेविएशन। और यही वेपर प्रेशर अगर आपको इस तरह से नीचे से मिलता है, जो नॉर्मल लाइन आपको जो रेगुलर मिलती है, तो ये वेपर प्रेशर अगर आपको लोअर मिलता है तो आप इसको निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ जो है कह सकते हो। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो इसको समझ सकते हो। तो द कॉज फॉर दीज डेविएशंस lie in the nature of interactions at the molecular level। तो मॉलिकुलर लेवल पर जो इंटरेक्शंस होती है उसके हिसाब से जो है आपको इस टाइप का जो है डेविएशन मिलेगा, जो कि आइडियल या नॉन आइडियल सोल्यूशन की आपको जो है इंफॉर्मेशन देगा। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है
कि ये जो आइडियल बिहेवियर से जो आपको डेविएशन मिलता है उसका रीज़न जो है इंटरएक्शंस एट मॉलिक्यूलर लेवल होता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ ए बी इंटरएक्शंस आर वीकर देन दोज ऑफ बिटवीन ए और बी। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए, 3 इंटरएक्शंस हमको मिलती है, एक होती है ए, एक होती है बी और एक इंटरेक्शन आपको मिलेगी ए बी। तो ये 2 इंटरेक्शन तो जो है प्योर स्टेट में 2 कंपोनेंट्स की अलग अलग है, और ये जो इंटरेक्शन है ये सॉल्यूशन के अंदर जो है इन दोनों कंपोनेंट के अंदर है। अब ध्यान रखिए कि जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ आता है वो क्या होगा कि ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन दोज ऑफ ए एंड बी। तो मतलब यहाँ पर आपको जो है इस तरह का रिलेशनशिप मिलेगा, ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी। ये इस वजह से आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के अंदर अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन नज़र आता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो ए बी इंटरेक्शंस है वो ए और बी इंटरेक्शन से क्या होती है, वीकर होती है, और स्मॉलर आप जो है सिंपली इसको कह सकते हो। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो इन दिस केस द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस between the solute solvent molecules are weaker than those between the solute and solvent interactions। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि थोड़ी देर के लिए आप ये ए जो है solvent इंटरेक्शन कंसिडर कीजिए, बी जो है ये solute इंटरेक्शन कंसिडर कीजिए, और ए बी जो है ये solvent इंटरेक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि solvent इंटरेक्शंस आर वीकर देन solvent एंड सॉल्यूट इंटरेक्शंस। ये चीज़ हम यहाँ पर जो समझ सकते हैं। तो दिस मीन्स दैट इन सच सॉल्यूशंस मॉलिक्यूल्स ए और बी विल फाइंड इट ईजियर टू इस्केप देन इन प्योर स्टेट। तो यहाँ पर जो है प्योर स्टेट के कंपैरिजन में यहाँ पर जो है ये आसानी के साथ जो है इस्केप हो सकती है। तो दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज़ करेगा, और इस तरह से आपको यहाँ पर जो है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ मिलेगा। तो इसकी जो है ग्राफ मैं आपको बताता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो इसकी जो है ग्राफ कैसी बनेगी, जो जस्ट अभी हमने जो है वेपर प्रेशर की जो ग्राफ बताया था आपको, ये वाली जो है ग्राफ आपको मिलेगी। लुक हियर, दिस इज़ द वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर आपको जो है मिलेगा वेपर प्रेशर, शॉर्ट में मैं इसको लिख रहा हूँ वीपी स्टैंड्स फॉर वेपर प्रेशर। और इसी तरह से यहाँ पर जो है आप कंपोनेंट नंबर 1 कंसीडर कीजिए, तो हम उसका जो है मोल फ्रैक्शन लेंगे x1। तो x एक्सिस पर हम यहाँ पर जो है कंपोनेंट जो है मोल फ्रैक्शन लेते हैं x1, और इस तरह से यहाँ पर आपको पहले मिलेगा x1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर जो है x2 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पर जो है कंसिडर करेंगे। तो 2 कंपोनेंट्स हमारे पास में है, तो यहाँ पर जो है x1 जो कंपोनेंट जो है ये 0 है, यानी यहाँ पर अभी कोई सॉल्वेंट नहीं है, सिर्फ जो है आपको सॉल्यूट मिलेगा। सॉल्यूट का कंपोजिशन यहाँ पर जो है सबसे हाईएस्ट है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो इसका वेपर प्रेशर सबसे हाईएस्ट मिलेगा, ठीक। और इसी तरह से यहाँ पर जो है कंपोनेंट जो है 1 जो है सबसे हाईएस्ट है, तो इसका वेपर प्रेशर भी आपको सबसे हाईएस्ट मिलेगा। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमको जो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू मिलती है, ये ग्राफ जो है इस तरह से आप यहाँ से इसको जो है प्लॉट कीजिए, और इसी तरह से ये जो है टोटल वेपर प्रेशर आपको मिलेगा P टोटल। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ VP ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज़ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये वाली जो लाइन है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन की है, ये वाली लाइन जो है वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट नंबर 1 की है, और ये वाली लाइन जो है वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट नंबर 2 की है। तो इस तरह से ये P1 P2 और ये P टोटल जिसको हम जो है कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इंटरेक्शंस हैं AA BB और AB, ये जो है इसकी कंडीशन है। तो इस वक्त आपको जो है वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है ज़्यादा मिलेगी, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ मिलेगा। तो हर एक की वैल्यू को आप जो है थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ कर दीजिए लाइक दिस। तो ये आपको मिलता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो इसको थोड़ा सा मैं जो है बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा थिक कर देता हूँ, ताकि आप इसको समझ सको कि ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ जो है शो कर रहा है। तो ये एक लाइन आपको मिल गई P1 की। इसी तरह से P2 जो आप देखोगे
वो भी आपको जो है बढ़ती हुई मिलेगी लाइक दिस, इस तरह से। तो ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ है, इसको भी मैं थोड़ा सा थिक कर देता हूँ। और इसी तरह से जो सॉल्यूशन बनेगा उसका भी वेपर प्रेशर आपको जो है नॉर्मल वेपर प्रेशर से ज़्यादा मिलेगा। तो ये लाइन को भी मैं ज़रा सा थिक कर देता हूँ। तो ये ग्राफ जो आपको दिखती है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट नंबर 1 अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसके हिसाब से ये जो लाइंस मिलती है, ये जो हल्की लाइन जो आपको दिख रही है ये नॉर्मल लाइंस हैं जो कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पर जो ये थिक लाइन जो आपको दिख रही है ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ जो शो करता है। और इसी तरह से इसके उलट आप ले लीजिए, अगर ये कंडीशन हम लेते हैं तो यहाँ पर निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ मिलेगा। और ये जो लाइंस आपको जो मिलती है ऊपर की तरफ, अब ये लाइंस जो है आपको मिलेगी नीचे। तो देखिए किस तरह से होगी, मैं आपको बताता हूँ। इसी ग्राफ के अंदर सब कुछ यही रहेगा, बस सिर्फ जो ये लाइन जो है आपको नीचे मिलेगी। ये जो ग्राफ आपको निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो ये सोल्यूशन की हो गई। इसी तरह से आप इसको नीचे से ले लीजिए, ये आपको जो है P2 की मिल गई। और इसी तरह से इसे भी आप जो है नीचे कंसिडर कीजिए तो ये आपको P1 मिल जाती है। तो दिस इज़ निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये इंटरेक्शंस आपको जो है मिलती है। तो इन केस ऑफ निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर वीकर देन दोज ऑफ बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर जो है ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो ए बी के बीच की जो फोर्सेस होगी ये स्ट्रॉन्गर होगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और इस तरह से राउल्स लॉ से आपको जो है निगेटिव डेविएशन मिलेगा। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि इन अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन द डायपोलर इंटरेक्शंस। कार्बन डाइसल्फाइड को अगर आप एसीटोन के अंदर जो है मिक्स करते हो तो डायपोलर इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर वीकर देन द रेस्पेक्टिव इंटरेक्शन अमंग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड दिस सॉल्यूशन शोज द पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव डेविएशन के लिए एक एग्जांपल आपके पास में है जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड को हम मिलाते हैं एसीटोन के अंदर। तो एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड ध्यान रखिए, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड ये आपको शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो यहाँ पर जो है आप एसीटोन को थोड़ी देर के लिए ए कंसिडर कीजिए, कार्बन डाइसल्फाइड को आप बी कंसिडर कीजिए। तो ए और बी की जो इंटरएक्टिव फोर्स है वो ए बी से जो है ज़्यादा होगी, इसलिए वेपर प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जो एक सॉल्यूशन आपको मिलता है एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसीटोन का जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन आपको मिलेगी। तो ध्यान रखिए एसीटोन प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इट विल शो निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये वाली कंडीशन आपको मिलेगी, इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। और इस वेपर प्रेशर के डिक्रीज़ होने की वजह से आपको यहाँ पर जो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर जो इंटरएक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी किस तरह से आती है। तो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपको मिलता है एसीटोन मॉलिक्यूल। इसी तरह से सॉरी नॉट कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज़ क्लोरोफार्म, CCl4 नहीं बल्कि ये CHCl3 है, CHCl3 क्लोरोफार्म। अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफार्म शोज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो देखिए क्लोरोफार्म को हम जो इस तरह से लिख रहे हैं, दिस वन। तो आप देखिए दिस इज़ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो यहाँ पर जो है इंटरएक्टिव फोर्सेस मिलेगी जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन ऑफ एसीटोन एंड हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोफॉर्म, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी जिसकी वजह से ए बी टाइप जो है ये फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कंपेयर टू ए एंड बी टाइप। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा और निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो एक स्ट्रॉन्ग इंटरएक्टिव फोर्सेस जो है आपको ए बी के बीच में मिलती है। आप इसको थोड़ी देर के लिए ए कंपोनेंट लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो इस तरह से ए बी कंपोनेंट का जो इंटरएक्टिव फोर्सेस है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एंड दैट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस डिक्रीजेस the escaping tendency of the molecule for each compound, and consequently the vapor pressure decreases resulting in negative deviation। तो ये चीज़ आपको जो है समझ में आ सकती है कि इंटरएक्टिव फोर्सेस के ऊपर जो है सारा जो है खेल है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या निगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से शो करेगा। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स which are binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and while at a constant temperature। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि एक एजियोट्रॉप मिक्सचर जो है बनता है। ध्यान रखिए, जब आप बाइनरी सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो तो कुछ कंपोनेंट जो है एजियोट्रॉप्स जो है फॉर्म करते हैं। एजियोट्रॉप्स क्या मतलब हुआ? द बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान रखिए, एजियोट्रॉप किसको कहते हैं? बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन in liquid and vapor phase and boils at constant temperature। ये इसकी डेफिनेशन है, एजियोट्रॉप की डेफिनेशन है। ऐसा बाइनरी मिक्सचर जिसके कंपोजिशन जो है लिक्विड और वेपर फेज में सेम होते हैं और वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है बॉयल होता है, उसको हम नाम दे रहे हैं एजियोट्रॉप। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। इन सच केसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप जो है इन एजियोट्रॉप मिक्सचर्स को जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये एजियोट्रॉप की जो है दो टाइप्स होती है, एक होती है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब ये दोनों का जो है मीनिंग क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। द सोल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। ये बात जो ध्यान रखना है कि ऐसा एजियोट्रॉप सोल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करता है उसको हम नाम देंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। फिर से सुनिए, अ सोल्यूशन विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि ऐसा एजियोट्रॉप सोल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ जो शो करता है उसको हम नाम देंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जांपल लीजिए, इथेनॉल वाटर मिक्सचर। तो ध्यान से सुनिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप अ सॉल्यूशन showing large positive deviation from Raoult's law is called minimum boiling एजियोट्रॉप। ये खास बात जो आपको नोटिस करना है, एजियोट्रॉप मिक्सचर आपको बता दिया क्या होता है, लेकिन ध्यान रखिए कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किसको कहते हैं? अ सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड एज मिनिमम बॉइलिंग सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल वाटर इथेनॉल मिक्सचर।
इथेनॉल वाटर मिक्सचर, इसको हम नाम देंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसमें क्या होगा, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो शुगर के फर्मेंटेशन से आपको जो है इथेनॉल वाटर का मिक्सचर मिलेगा। और ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। जब आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो यहाँ पर जो है आपको ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें 95% बाय वॉल्यूम इथेनॉल होगा। तो ये सॉल्यूशन को आप जो है नाम दोगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। Once this composition known as azeotrope composition has been achieved, the liquid and vapor have the same composition। जब आपको जो है ये एजियोट्रोप सोल्यूशन मिलेगा तो लिक्विड और वेपर जो है इसका कंपोजिशन आपको सेम मिलेगा एंड नो फर्दर सेपरेशन ऑकर्स। और उसके बाद जो है फर्दर सेपरेशन जो है यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि एजियोट्रोप मिक्सचर उसको कहते हैं जिसका कंपोजिशन लिक्विड और सॉलिड लिक्विड और वेपर फेज में जो है सेम होता है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप आपको मिलता है इथेनॉल वाटर मिक्सचर, जिसको आप जो है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के ज़रिए से ऑब्टेन करेंगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर यह आपको मिलेगा 95% इथेनॉल, 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल जो आपको मिलेगा। और एक दफ़ा ये जो है बन चुका तो अब दोबारा आप इसको जो है सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो इसको हम नाम दे रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब आते हैं दूसरा, द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। जैसे कि ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे लार्ज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर्म अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इन अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे अ सॉल्यूशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इज कॉल्ड एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मैं यहाँ पर जो मैक्सिमम का शॉर्ट लिखता हूँ मैक्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो अब ये जो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो है कैसे बनता है ये देखेंगे। तो नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास ऑफ एजियोट्रोप। तो नाइट्रिक एसिड और वाटर HNO3 प्लस वाटर, इस मिक्सचर को हम नाम देंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि दिस एजियोट्रोप हैज़ द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन दैट इज 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास। तो यहाँ पर ध्यान रखिए 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है एंड विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 393.5 केल्विन। तो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा 393.5 केल्विन। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मिक्सचर। तो नाइट्रिक एसिड और वाटर का जो मिक्सचर होता है जिसके अंदर 68% बाय मास ऑफ नाइट्रिक एसिड और 32% बाय मास ऑफ वाटर होगा, इस मिक्सचर को हम नाम देंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर आपको जो है ये दो तरह के आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन मिलते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद जो है सोल्यूशंस के अंदर जो है आपको दो टाइप के जो एजियोट्रोप्स मिलेंगे जो पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ जो शो करते हैं। और उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर जो है दो टाइप के जो है एजियोट्रोप सोल्यूशन जो शो किया, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। तो मिनिमम बॉइलिंग जो है ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग सोल्यूशन जो होते हैं ये लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करते हैं। तो इस तरह से ये सोल्यूशन की जो है डिफरेंट कैटेगरी हमारे सामने आती है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में जो हम चीज़ स्टडी करने वाले हैं चैप्टर का बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस और इस पर जो है प्रॉब्लम्स भी जो है पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, नीट के अंदर या JEE के अंदर जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। और इसके ज़रिए से, इन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए से हम मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके।